हेलो कमर्शियल्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है, आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 5 है और आज हम पर्टिकुलरली बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा था कि DSSB TGT PGT UK LT ये सब का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि इसमें जो फाउंडेशन बैच है हमारा TGT PGT, ठीक है, और GIC EWS BPSC, ये सभी जो हमारे इस टाइम चल रहे हैं टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और हम लोग का नया बैच जो कॉमर्स का है वो UP PGT का भी इस टाइम लॉन्च हो चुका है टारगेट नौकरी बैच में, और प्लस UK LT का इस टाइम चल ही रहा है। ठीक है, UK LT का चल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट। और अगर इन एनी फर्दर क्वेरीज तो प्लीज इस नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले चीज कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। यदि कोई भी माल उधार क्रय करता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? कैश अकाउंट, डेबिटर, क्रेडिटर या परचेजेस। ठीक है, आप सबसे पहले एक जनरल एंट्री में बता रहा हूं इसमें। ठीक है, एक जनरल एंट्री में बता रहा हूं इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर जैसे मान लेते हैं परचेज गुड्स फॉर राम। देखिए, हम लोग ने एक चीज जानते हैं, जहां पे नाम आ जाता है वहां पे वो चीज क्या हो जाती है? क्रेडिट पे हो जाती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम। ठीक है, तो ये बताओ कि इसमें इस एंट्री में हमारा क्या चीज नामे में जा रहा है? कैश जा रहा है, डेबिटर होगा नहीं, कैश नहीं होगा, डेबिटर नहीं होगा, क्रेडिटर नहीं होगा, परचेजेस होगा। ठीक है, परचेजेस होगा। ठीक, अभिजीत हो जा परचेज। ठीक, नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये कौन सा रूल है? नॉमिनल रूल है, पर्सनल रूल है, सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है? कौन सा रूल में आता है ये? ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब मैंने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें ये चीज पर्टिकुलरली मेंशन किया था मैंने, डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो बताइए, देखिए, जब भी एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं इस पे कि जो भी हमारा होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, एंड तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। जो आपका डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। इसमें क्या आता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में वो अकाउंट होता है जिसमें ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड ऑल प्रॉफिट आर गेन। ठीक है,
तो इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मुझे पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, दोहरी प्रविष्टि के प्रवर्तक पेसियोली निवासी कहाँ के थे। कह रहा है कि जो लूकस पेसियोली थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, उनका बर्थ प्लेस कहाँ का था, अमेरिका का था। ठीक है, अमेरिका का था या इटली का था या भारत का था या जापान का था। ठीक है, अमेरिका का था, इटली का, भारत का या जापान का। तो इसमें हमारा इटली, वेनिस इटली से वो रहने वाले थे। कह रहा है कि प्रीमिनरली एक्सपेंसेस इज अ कंपनी शुड बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑन। एक कंपनी में अंतिम खातों के प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। किस साइड दिखाया जाता है, एसेट साइड के बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट में, डेबिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट में या क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके पर्टिकुलरली एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा किधर जाएगा, एसेट साइड के बैलेंस शीट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे अगर क्रेडिट की जगह डेबिट दिया होता तो हम शायद इसको पहले टिक करते, बट यहाँ पे क्रेडिट मेंशन है तो उस कंडीशन से ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये क्या है, हाँ एक क्वेश्चन नीचे है कि आपको बताना है स्टॉक अकाउंट इज ए, रहितिया खाता क्या है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर स्टेटमेंट है, कौन सा है। बताइए। मैंने जब बताया था कि पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या चीजें मेंशन करते हैं, ड्राइंग्स, कैपिटल, ठीक है, LIC, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI हो गया, मनोज, सरोज, इस तरह के जो भी हमारे क्या होते हैं वो नाम होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या चीज होती है, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्या चीज होता है, रियल अकाउंट में हमारा पर्टिकुलरली परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, ठीक है, देन उसके बाद परचेज सेल्स परचेज रिटर्न, फिर उसके बाद आता है आपका स्टॉक, क्योंकि स्टॉक भी एक तरीके का गुड्स वैल्यू है तो इस कंडीशन से ये आपका रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आया, लोन ऑन मॉर्गेज हम लोग किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑन द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग किधर साइड मेंशन करते हैं, लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज हम लोग किधर साइड मेंशन करते हैं, चलिए बताइए। बंधक का ऋण कहां दिखाया जाता है,
आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि के डेबिट पक्ष में और लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में। देखो सबसे पहली चीज तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि लोन यहां पे जाएगा नहीं, ठीक है, लोन दैट्स नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या होगा, जितनी भी तरह की हम लोग एसेट्स होती है यानी संपत्ति, वो सब हम लोग एसेट्स में दिखाते हैं, और लोन जो होता है वो एक तरीके की लायबिलिटीज होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब एक नीचे क्वेश्चन दिया है कि ओपनिंग डेबिटर जो है हमारा 10,000 रुपए, सेल्स रिटर्न हमारा दिया है 7,000 रुपए, और फिर बैड डेब्ट दिया है 3,000 रुपए, और कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर दिया है 40,000 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 13,000 रुपए। तो इसको जरा सॉल्व करके बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, सॉल्व करके बताइए। यदि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल्स, बताइए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन, बताइए। बताइए बताइए। यहां पे एक मिस्टेक है, ये ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 10,000 रुपए, ठीक है। देन आपका आ गया सेल्स रिटर्न और बैड डेब्ट्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न और बैड डेब्ट्स हमारा कितना आ गया, एक सेकंड हम पेज ही ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना दिया है 7,000 रुपए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज 13,000, 13,000 रुपए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज द 13,000 रुपए। तो 13 7 20, 20 में से 10 गया तो यहाँ पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आया 10,000 रुपए का, ठीक। अब इसके पहले हम ये चीज मेंशन कर दे कि इसमें दिया है कैश रिसीव 40,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज बैड डेब्ट्स, ठीक है। 40,000 रुपीज जब मेरे पास क्या दिया है, कैश रिसीव दिया है ना,
तो उस कंडीशन से बैड डेब्ट्स मेरे पास कितना दिया है, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपए, और इसमें क्या होगा, और बैड डेब्ट कितना दिया है, बैड डेब्ट है 3,000 रुपए। 40 10 50 3 53, ये हो गया बैड डेब्ट। ये आ गया आपका कैश रिसीव्ड, ठीक है, कैश रिसीव्ड। तो ये 53,000 आ रहा है। देखिए 53,000 क्या उसमें है, जी हाँ बिल्कुल है। तो 53,000 रुपए आपका आंसर हो गया, ठीक है, 53,000 रुपए आपका आंसर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, यदि लाभ की लागत 25% है, ठीक है, प्रॉफिट कॉस्ट अगर मेरी क्या है, प्रॉफिट कॉस्ट मेरी 25% है, तो बिक्री कितनी होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट मेरी 100% है, उसमें 25% ऐड और हो रहा है, तो ये हो गया 125%, ठीक। और 25/125 करेंगे इंटू 100, तो ये आ गया 25 1 जा 25, 25 5 जा, तो पर 1/5 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 20% इज द राइट आंसर, ठीक है। 20% इज द राइट आंसर, ठीक है। मैचिंग को बनाइए। पूर्वदत्त किराए का मतलब होता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। ख्याति मीन्स गुडविल, ठीक है। देन लाभ हानि खाता डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इधर का मैं लिख दे रहा हूं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स, ठीक है। बनावटी संपत्ति का मतलब होता है टेंजेबल इंटेंजेबल, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और अमूर्त संपत्ति, चलिए बनाइए इसको, कौन सा किस पे जाएगा। शालिनी जायसवाल बी, 9th का बी, शालिनी जायसवाल जी क्लियर करिए, 9th का भी है।
बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज। ओके, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स। अच्छा, एक सेकंड। जिन्होंने बताया है ये चीज, ठीक है, क्या नाम है? अभिजीत ओझा जी। आप एक बार नंबर करके मेंशन कर सकते हैं? 9 का सी। वेरी गुड, क्या लिए? सही बात है, ठीक है। 9 का सी ये इधर आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि प्रारंभिक स्टॉक कह देते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया है? 2,45,000 परचेज्ड, देन सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और इधर दिया है कॉस्ट, ठीक है। तो बताइए कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? बताइए। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दिया है? कितना दिया है? 2,45,000, ठीक है। परचेज हमारा कितना दिया है? 15 लाख रुपए। परचेज मेरा है 15 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है दर का, कॉस्ट का 20%, ठीक है। तो बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स हमारा दिया हुआ है 17,40,000 रुपए, ठीक है। परचेज मेरा है कितना? 15 लाख, ठीक है। बताइए, इसको करिए। ग्रॉस प्रॉफिट तो आ रहा है कितना? 25,000। 17,40,000 में से 15 तो 17, 45, 5,000, 5,000 का 20%। ये आ रहा है आपका 3,53,000, ठीक है। 3,53,000, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। इनमें से कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट है? बताइए, इनमें से कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट है?
देखिए इंटरेस्ट अकाउंट जो होता है, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड ऑल प्रॉफिट्स आर गेन, तो दैट्स अ इंटरेस्ट अकाउंट जो होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, लेखांकन की स्वतः अवधारणा लागू होती है, किस पर होती है? साझेदारी फर्म पर होती है, संयुक्त कदम प्रमंडल पर होती है, उपरोक्त में से सभी होती है, या एकल स्वामित्व संस्था पर होती है? तो ये हो गया आपका प्रमंडल पर। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या है जो अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड नहीं करता? ये करता है, ये करता है, ये करता है, लेकिन ये नहीं करता, तो दैट्स अ आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस पर यह चीज दिया रहता है कि अकाउंटिंग इज द फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट्स ऑल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बट नॉट अ सिंप्लीफाइंग। ठीक है, हम उसको एनालिसिस करके समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, एन इंश्योरेंस क्लेम इज द ₹3,000 वॉज द एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹5,000 विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द बैलेंस ऑफ ₹2,000 वुड बी डेबिटेड टू। आग से 5,000 रुपए का स्टॉक नष्ट हो गया, जिसमें 3,000 रुपए का बीमा दावा स्वीकार हुआ, तो 2,000 रुपए का शेष डेबिट किया किधर जाएगा? ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो एक चीज से आप ये जरूर निशाना लगा सकते हैं कि ये भैया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, यानी ये हमारा जो 2,000 रुपए डेबिट किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, on purchase of old furniture is ₹8,000 were spent on its repairs, this amount should be debited to। क्या कह रहा है कि पुराना फर्नीचर क्रय किया गया और उसकी मरम्मत पर 8,000 रुपए व्यय किए गए, तो यह रकम डेबिट की जाएगी किधर? रिपेयर्स अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में, वेजेस अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं? हिमांशु, गुड मॉर्निंग सर। 10th को सॉल्व कीजिए बेटा। 10th वाला क्वेश्चन मैं अभी लास्ट में जब पूरा सेशन एंड होगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है, और अभी फिलहाल आगे बढ़ते, सीक्वेंस बना रहे, देन एकदम लास्ट में मैं 10th वाला अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोग को। ठीक है, आप इसको बताइए, 15th वाला बताइए। कह रहा ऑन ओल्ड फर्नीचर जो 8,000 रुपए स्पेंड किया गया, एक मतलब पुराना फर्नीचर खरीदा गया 8,000 रुपए में और उसमें रिपेयर का काम किया गया। ठीक है, और द अमाउंटेड ऑफ डेबिट हम किधर दिखाएंगे? रिपेयर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेजेस, या इनमें से कोई नहीं? फर्नीचर परचेज कर रहा है तो यहां पे एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, देन उसके बाद कह रहा है वेयर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स दिस अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू। ठीक है, तो हम इधर किसको डेबिटेट करेंगे? तो यहां पे हम फर्नीचर को डेबिटेट करेंगे। ठीक है, फर्नीचर के अकाउंट में हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिटेट। खातों का संबंध आय व्यय और लाभ और हानि से है तो उसे क्या कहते हैं?
जिस खाते का संबंध इनकम से, जिस अकाउंट का रिलेशन इनकम से, एक्सपेंसेस से, ठीक है, देन प्रॉफिट से, देन उसके बाद लॉस से है, तो उसको क्या कहेंगे? वास्तविक, यानी ये आपका हो गया रियल अकाउंट, ये हो गया नॉमिनल, ये हो गया पर्सनल। ठीक है, बताइए इस पे हम कौन सा अकाउंट लगाएंगे? बेटा मैंने कहा ना कि मैं क्लास के एंड में क्वेश्चन नंबर 10th वाला बता के ही जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। Every shareholder has to write to a receive of the share certificate from the company whose shares he has purchased. ठीक है, then share certificate is the conclusive evidence, the title of the person of the share which written in his name in the certificate। ठीक है, कह क्या रहा है कि प्रत्येक अंशधारी को अधिकार है कि जिस कंपनी के अंश उसने खरीदे हैं उसे एक अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करे। ये इसका क्या है? असर्टन है। अब रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि अंश प्रमाण पत्र उन अंशों के लिए जो कि अंश प्रमाण पत्र में अंशधारी के नाम पे में दर्ज है। अंशधारी स्वतः निश्चयात्मक प्रमाण है। इसमें कह रहा है क्या ये दोनों सही है ऑप्शन नंबर ए में? ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है या आर सही है। तो इस कंडीशन में हमारा ये दोनों सही है। ठीक है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल, ठीक है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। प्रवर्तकों का खाता, ख्याति या प्रारंभिक। ठीक है, यहां पे ये गुडविल हो गया, गुडविल, प्रारंभिक व्यय। ओपनिंग एक्सपेंसेस, देन इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, और प्रवर्तकों का खाता। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा बताइए? एटीन का कौन सा होगा?
एटीन का बताइए। इसमें पर्टिकुलरली क्या डेबिट किया जाएगा? देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, जब भी आप कैश से अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश को निर्गमित करते हैं तो उस कंडीशन से आपका प्रवर्तकों का खाता को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। देन अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है, इसमें तो ये चीज है ही है। फिर इसके बाद कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर बाय ए फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू। ठीक है, तो फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। ठीक है, डेबिट किया जाता है। इन द बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं एज ए ओनर, दो कंडीशन ले लेते हैं। अगर ओनर फर्नीचर परचेज करता है तो वो अपने अकाउंट में फर्नीचर को क्या कर देगा? ये एंट्री पास कर देगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, और बिजनेस परस्पेक्टिव से जो जिसने ये मतलब डील की है, एज पर बिजनेसमैन या ओनर लिख देते हैं। ठीक है, ओनर। ठीक है, तो वो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर करेगा। उसका रीजन ये है कि वो उसके पास कैश आ रहा है और बदले में क्या जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है। तो इस अकाउंट से हम लोग को क्या जाएगा? कैश अकाउंट हमारा ऑप्शन होगा। ठीक। देन इसके बाद कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति क्या है? ठीक है, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कह रहा है कि एक्यूड कमीशन इनमें से कौन सा अकाउंट है? एक्यूड कमीशन इनमें से कौन सा अकाउंट है? चलिए बताइए। मैंने एक चीज लिखाई थी आप लोग को कि ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड ऑल प्रॉफिट्स आर गेन। सो देखिए, एक्रूड कमीशन, ठीक है, एक्रूड कमीशन ये कहता है कि भैया हमें जो पैसा मिला है वो अगले साल का था लेकिन अभी मिल गया है, तो लेकिन उस कंडीशन से हमारा ये क्या है? एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी हमारे कमीशन रिसीव, सैलरी रिसीव और फिर इसके बाद ये हो गया डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हमारा क्या होता है? ये सारी चीजें हमारी नॉमिनल अकाउंट होती हैं। ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है कि क्या कह रहा है? ये गलत लिखा है, इसको रोज नामचा कहते हैं और रोज नामचा को इंग्लिश में जर्नल कहते हैं। जर्नल में कितने खाने बनाए जाते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स इन द जनरल एंट्री? सो जनरल एंट्री में हमारे कितने कॉलम बनाए जाते हैं? 4, 5, 6 या 8? 4, 5, 6 या 8?
जर्नल एंट्री में कितने कॉलम बनाए जाते हैं? जर्नल एंट्री में 5 कॉलम बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? पहला हो गया आपका डेट, देन पार्टिकुलर, फिर आता है आपका लेजर फोलियो, फिर आपका आता है अमाउंट, डेबिट, एंड देन अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर ये 5 कंडीशन होती है। ठीक है, देन इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिफर्स टू द टेकन इनटू अकाउंट। रूढ़िवादिता की अवधारणा किस बात को ध्यान रखती है? सभी प्रॉफिट्स को, केवल कैश प्रॉफिट को, केवल प्रॉफिट रियलाइजेशन को, या फिर प्रॉफिट रियलाइज एंड द ऑल पॉसिबल ऑफ द लॉसेस को। ठीक है, जब मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया था तो उसमें ये सभी चीजें मेंशन की थी मैंने। 5। शालिनी जी बिल्कुल ठीक है, 22 का बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें 23 का, कि 23 में जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि सभी लॉसेस को हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रॉफिट्स को तो रियलाइज करते हैं, एंड द ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, लाभ प्राप्त तो होता है, लेकिन तथा सभी संभावित हानियों को भी हम लोग दर्शाते हैं, यानी मेंशन करते हैं। तो उस कंडीशन से हम लोग रूढ़िवादी प्रथा को जानते हैं। ठीक है, राम से 5,000 रुपए प्राप्त किया, किंतु उसके खाते में 50,000 रुपए जमा किए। एक हिंट दे रहा हूं कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? भूल की अशुद्धि होगी, सैद्धांतिक अशुद्धि होगी, पूरक अशुद्धि, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 5,000 रुपए कैश रिसीव करना था, लेकिन गलती से 50,000 जमा कर दिया, तो उस कंडीशन से ये भूल की अशुद्धि कहलाएगी। ठीक है, भूल की अशुद्धि कहलाएगी। एक सकल लाभ की दर 25% है तथा विकृत माल की लागत 1 लाख रुपए है, तो सकल लाभ की रकम क्या होगी? बताइए। 25,000, 20,000, 30,000, 33,333 रुपए, कितनी होगी? देखिए, समझिए इस चीज को। कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरा 25% है, तो हम यहां लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है? 25% है। ठीक है, फिर कह रहा है जो हमारी सेल्स गुड्स है वो 1 लाख रुपए है, और तो हमको सकल लाभ की रकम कितनी होगी? एक बात ध्यान दीजिए, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट इज 100 माइनस 25%, तो इज इक्वल टू 75%। ठीक, देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया आपका 3 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो ये आया आपका 3,33,333 रुपए। ठीक है,
तो ये आया आपका 25 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित निम्न समायोजनों में पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए है। तो आदत वेतन 20,000 रुपए है और पूर्वदत्त वेतन 26,000 रुपए है। तो उक्त समायोजनाओं के पश्चात कौन सा लाभ होगा, बताइए। देखिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इसमें क्या करना है। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 है। सो देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया है 26,000। ओके, सो देन ये आ गया आपका 3,86,000, ठीक, 3,86,000। सो जब आएगा देन उसके बाद क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगी वो लेस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगी वो लेस हो जाएगी 20,000, ठीक है। सो ये आ गया आपका 3,66,000, ठीक है, ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। सो 3,66,000 इज योर आंसर, ठीक। असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है, बताइए। ट्वेंटी सिक्स का बी फिर 26 का ए, ये कैसे आंसर आ रहे हैं? 26 का बी कैसे आ रहा है? 26 का ए होगा। असेसमेंट ईयर हमारा जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपका 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है, 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक। लेखांकन समीकरण आधारित है किस चीज पे? चालू व्यवसाय अवधारणा पे, द्विपक्ष अवधारणा पे, मुद्रा मापन अवधारणा पे, या लागत अवधारणा पर? जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो कौन से कॉन्सेप्ट पर एप्लीकेबल होता है? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पर, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर, मनी मेजरमेंट पर, मनी मेजरमेंट पर, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, देन करंट पे, करंट बिजनेस एंटिटी है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। बताइए इनमें से कौन सा 28 का ऑप्शन होगा?
28 का बी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में होता है, यानी लायबिलिटीज और एसेट दोनों में आता है, तो इसलिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ये चीज आती है। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू, कौन सा इसमें से इक्वेशन होगा बताइए। ठीक है, फिक्स एसेट्स पर करंट एसेट, टोटल कैश प्लस बैंक बैलेंस, देन टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा होगा बताइए। शालिनी जी कह रही हैं 29 का सी, टोटल एसेट्स टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खत्म। चलिए, आज का सेशन मेरा यहीं तक था। ठीक है, देन अब अगला जो है आपका प्रैक्टिस सेट कुछ दिनों बाद आएगा, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देन उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आता है सो आपको शेड्यूलिंग पे लगा दिया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके।